शनिवार का दिन है और आज हम बातचीत करते हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से, जिनका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस कम से कम तो 50 साल का तो होगा ही होगा, उससे कम का तो होने बिल्कुल वाला है नहीं। 50 साल का। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, बहुत सारी सरकारों को देखा, तमाम बड़ी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। तो आज फिर उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त जो दुनिया के ऊपर जो ईरान युद्ध की वजह से जो एक आर्थिक संकट भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ गैस और उसके अलावा जो पेट्रोल का संकट है, डीजल का संकट है, तेल का संकट है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर यह है कि दरअसल ये जो एलपीजी की किल्लत हो रही है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लाइनों में मारपीट की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन सरकार कह रही किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की कोई किल्लत नहीं है, सब चंगासी। अब सब चंगासी में तो खैर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन विपक्ष सरकार पे हमलावर है। राहुल गांधी पहले की तरीके से नरेंद्र सिलेंडर, पहले नरेंद्र सरेंडर कहते थे, अब नरेंद्र सिलेंडर कहने लगे हैं। लापता नरेंद्र, लापता सिलेंडर, इस तरीके की बातें हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अफवाह फैला रही है और उसकी वजह से लोगों के अंदर पैनिक हो रहा है। लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार की जो अधिकारी हैं, जो लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि एलपीजी की किसी तरीके की कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, रैशनिंग की जा रही है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं, पैनिक की कोई बात नहीं है। इस बीच राहुल गांधी ने एक और जबरदस्त बात कही प्रधानमंत्री जी के बारे में। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मनोवैज्ञानिक रूप से खत्म हो चुके हैं, वो थक गए हैं, वो हार चुके हैं, और जो दिमागी तौर पर हार जाता है दरअसल वो राजनीति में भी हार जाता है। अब ये राहुल गांधी का जो पैतरा है क्या है भगवान जाने, लेकिन हम प्रभु जी से पूछेंगे। प्रभु जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए कहीं ना कहीं एलपीजी की किल्लत है और उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, तो जैसे आपने कहा अभी कि उन्होंने कहा कि हम रैशनलाइज कर रहे हैं, राशन लगा रहे हैं, जो स्टेटमेंट भी आई है, तो ये थोड़ी सी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। जो आपने बताया कि लाइन लगी हुई है, कई लोगों पे आजकल सोशल मीडिया पे कई चीजें बोस भी लगाई जाती हैं और कई चैनल को बंद भी किया गया इस दौरान के अंदर। परंतु ये जी। बात सच है कि देश के अंदर पैनिक है, शॉर्टेज है। या हमारे तक मेरे टीचर पढ़ते हैं, स्कूल वालों ने कहा कि हम 2 दिन के बाद आपके बच्चों को खाना देना बंद कर देंगे, आप घर से बना करके लाइए। तो हर जगह, हर एक कई जगह पर, जैसे कई जगह पर गैस से सिलेंडर, जो गैस कई जगह तो पाइप से गैस आती है, कई जगह सिलेंडर से आती है। और जब 32 करोड़ लोग इस देश के घर जो है उनके अंदर गैस जा रही है, तो वहां पर शॉर्टेज तो होना जालिम है, क्योंकि हमारी 85% इम्पोर्ट होती है गैस। अगर इम्पोर्ट आप करते हैं तो आपको शॉर्टेज होगी, ऐसा उम्मीद होनी चाहिए थी। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाता है, वहीं से सारा का सारा गैस आ रहा है। इसमें कई चीजें, कई भूल जाते हैं कि अभी तो भारत में 85% डिपेंडेंस भारत विदेशों पर क्यों नहीं है। हमारे यहाँ गोदावरी बेसिन निकला था, जिसमें कहा गया था कि वर्ल्ड से इतनी बड़ी गैस निकलेगी कि हम बिल्कुल अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। वो गोदावरी गैस कहाँ गई? वो भी नहीं पूछता कोई सवाल। वो मैं उसके बाद में आऊंगा आपके चर्चा के ऊपर। परंतु ये बात है कि सरकार ने एडमिट तो किया कि राशनिंग हो रही है, परंतु मैं सरकार की एक बात से सहमत हूँ, पैनिक ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मैंने अभी तक फेस नहीं, मेरे घर में गैस पाइपलाइन आती है, मेरे कोई वार्निंग नहीं आई है, कोई शुभ रोकी भी नहीं है। परंतु जहां जहां गैस सिलेंडर है, वहां पर जरूर पैनिक हो रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो हमारे जैसा होता है कि जहां भी ह्यूमन सफरिंग होती है, लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, अफवाह फैलाइए, फिर उसके बाद लोग नहीं मेरे घर में तो गैस आनी चाहिए। जैसे मेरे घर के अंदर मेरी डॉटर इन लॉज हैं, जो हैं, उनके पास गैस गैस आ रही है, नहीं हमें सिलेंडर चाहिए। तो इस तरह से एक पैनिक क्रिएट किया था, जिससे जो बीच वाले होते हैं, गैस सिलेंडर बेचने वाले, जिनको एजेंसी दे रखी है आपने सारे देश के अंदर, सबसे बड़ा क्राइम तो वो लोग कर रहे हैं। जितनी भी एजेंसी जो सिलेंडर दे रही हैं, अगर आप बुक करते हैं उनको 2 हफ्ते का टाइम जो दे रखा है, एक वीक है कि एक सिलेंडर को 2 हफ्ते बाद मिलेगा आपका, वो पहले से बुक करते चला रहे, तो लाइनें ब्लॉक हो गई है। शॉर्टेज है, परंतु शॉर्टेज कितनी है इसका अंदाजा हमारा पत्रकार नहीं दे सकते। हम उससे तैयार होने चाहिए। और जो पैनिक किया जा रहा है, सरकार इंफॉर्मेशन नेटवर्क उनका कमजोर है, सरकार समझाने में नहीं सफल हो रही है कि शॉर्टेज कितनी है और कब होगी, इसलिए वो पैनिक बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो पेट्रोल पंप पे कोई लाइन लगी नहीं है, गैस सिलेंडर की लाइन कुछ जगह पर जरूर लगी हुई है, साउथ में मैंने देखी नहीं है अभी तक किसी लाइन लगी हुई है। परंतु शॉर्टेज है, परंतु सबसे बड़ा असर जो पड़ा है वो आपका पड़ा है फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। गैस तो अभी दिखाई दे रही है, परंतु एयरलाइंस जो हैं उन्होंने प्राइसेस ही बढ़ा दिए, 20% 15% बढ़ा दिए। फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार के एविएशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एयरलाइंस को प्राइसेस कैसे बढ़ा दिए? एविएशन फ्यूल प्राइस जो है कहाँ बढ़ा है, कितना बढ़ा है, किसी को पता नहीं है। दोनों एयरलाइंस ने प्राइसेस बढ़ा दिए।
अपने आप। मतलब इस देश के अंदर किसी कंट्रोल, इससे पैनिक क्रिएट होता है। इससे ये लगता है कि जो आर्टिफिशियल सिक्योरिटी बनाई जा रही है, जब फ्यूल एविएशन फ्यूल प्राइस इतना बढ़ा है नहीं है, तो एयरलाइन डोमेस्टिक भारत के अंदर लंबा टूर तो है नहीं। हम्म। आप जितना दिल्ली से बॉम्बे अगर पौने 2 घंटे लगते थे, अभी उतने लगते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट जो है डिस्टर्ब हुई है, वहां पर आप ज्यादा प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, परंतु इस तरह के कारनामे सिलेंडर की एजेंसी जो लेके बैठे हुए हैं और जो एयरलाइंस वाले हैं, वो सरकार को बदनाम करने के ऊपर लगे हुए हैं, रोज प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके ऊपर हम्म। कंट्रोल सरकार का क्यों नहीं है? सरकार के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाती? ये सरकार को स्पीच देना पड़ेगा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर, जब पहले इंडिगो ने जो किया था उस वक्त भी चुप हो गए। अब प्राइसेस हम्म। बढ़ा दिए, पर उसका देना चाहिए ना कि डोमेस्टिक प्राइसेस क्यों बढ़ाया आपने? इंटरनेशनल समझ में आते हैं। और गैस की शॉर्टेज क्यों है? जो सिलेंडर जो बेच रहे हैं लोग, एजेंसी कर वो रेड करें, वहां पर पकड़े उनको। होर्डिंग हो रही है, सप्लाई नहीं हो रही है, कितनी हम्म। शॉर्टेज है, सारा का पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस रिलीज देना चाहिए कि ये यहाँ मिलेगी, यहाँ पर आ करिए। कंट्रोल हमारे यहाँ कोलैप्स कर जाता है, सिस्टम मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। इसलिए सरकार को उसको हम्म। सॉल्व करने के लिए आगे आना चाहिए। बट सर एक चीज ये भी तो है ना कि सरकार ने भी तो सिलेंडर के दाम 65 रुपए बढ़ा दिए, और जो कमर्शियल वाले उसके दाम 115 रुपए बढ़ा दिए, और उसी वक्त बढ़ाए जब ये क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो अब सरकार अगर सोच रही है कि अगर पैनिक हो रहा है, अगर आपने पैसे बढ़ा दिए, तो लोग तो सोचेंगे भाई मार्केट में कम आ रहा है इसीलिए आपने दाम बढ़ा दिए, या कहीं क्राइसिस है तभी तो आप हमको ज्यादा पैसे ले रहे आप इसको जोड़िए, आप इकोनॉमिक्स की, आप तो अखबार भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। अगर हैं। हुर्मुज से वहां से गैस नहीं आ रही है, और जो क्रूड रेट है वो पहले $85 था, या $80 था, वो बढ़कर के 100 हो गया, आज 110 पे आने वाला है, तो प्राइस इम्पोर्ट प्राइस बढ़ गई है। उसको तो पास ऑन कहीं ना कहीं करना है, या तो सब्सिडाइज करिए। पहले की सरकारें सबसे करती कि ये सरकार, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को रोल ज्यादा प्ले करने देते हैं, इसलिए उनको उनको परमिशन दे दी। तो प्राइस इसलिए नहीं बढ़े कि शॉर्टेज है, प्राइस इसलिए कि इम्पोर्टिंग कॉस्ट बढ़ गई है। उस कॉस्ट के ऊपर लोगों को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। हम दो चीजों पे डील कर रहे हैं। एक तो प्राइस बढ़ाइए आप, सप्लाई तो होनी चाहिए ना, पैनिक क्यों हो रहा है? तो प्राइस प्रोपोर्शनल बढ़ा कि ऑयल कंपनी को नुकसान होगा या नहीं होगा? कि प्राइवेट कंपनी जो हमारी जो है, जैसे रिलायंस है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है उनके पास, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। उसको कुकिंग गैस बनाने के लिए पहले क्यों नहीं फोर्स किया गया? आज वो कहते हैं हम 25% हम कर रहे हैं। भाई 50% क्यों नहीं करते आप? कि पेट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, क्रूड ऑयल आप प्रोसेस करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब इतनी बड़ी वर्ल्ड की रिफाइनरी है, देश के अंदर कुकिंग गैस हमारे को जरूरत है, आपको 50% कैपेसिटी कुकिंग गैस पे लगानी चाहिए, तो कॉस्ट कम हो जाएगी अपने आप। तो हर जगह कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा, अब ये व्यसन कहाँ गया सारा का सारा? वो गैस गई कहाँ है कि नहीं है, कहाँ पर, पता नहीं, ज्यादा नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। तो आप जो कह रहे हैं प्राइस बढ़े हैं, वो इस वजह से बढ़े हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं। इस पे चर्चा हो सकती है कि जो आपने जुला के दौरान जो गैस कनेक्शन दिए थे 12 करोड़ या 10 करोड़ जो पहुंच के, जिसके लिए आपने क्रेडिट लिया, उसके लिए वोट भी मिले आपको और अभी मिलते आ रहे हैं, उनके ऊपर प्राइस बढ़ना चाहिए था कि नहीं बढ़ना चाहिए था? 32 करोड़ में से 10-12 करोड़ जो है जो देते थे आपने सब्सिडाइज, कई बंद हो गए उसमें से। परंतु प्राइस की सब्सिडी, जो प्राइस इसलिए बढ़ा दिए गया क्योंकि इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ गए। तो आप अपनी जी। पब्लिक कंपनी को नुकसान करेंगे या सब्सिडाइज करेंगे? अगर सब्सिडाइज करते हैं तो आपको प्राइसेस स्टेबल करनी पड़ेगी, परंतु प्राइस बढ़ाने के पीछे इस वक्त इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है, पॉलिटिकल नहीं है। पॉलिटिकल नहीं। एक सवाल सर यहाँ इस बात को भी लेकर है, क्या ये क्राइसिस हमारे लिए इसलिए भी हो रही क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि आपने जिस तरीके से ईरान युद्ध पे स्टैंड लिया, आपने पूरी तरीके से ईरान को छोड़ दिया, आप इसराइल के साथ खड़े हो गए, अमेरिका के साथ खड़े हो गए, तो ईरान ने भी गुस्से में कहा कि ठीक है, हम जो इंडियन शिप्स हैं उनको नहीं उतरसाने देंगे। जो चाइना की तरफ जो शिप्स जा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। चाइना ने ऑलरेडी 15% 16% होल्डिंग कर रखी है अपने गैस की भी, और शायद ऑयल की भी कर रखी है। तो क्या ये एक नतीजा है, अगर हमने ईरान के साथ नहीं, मान लिया ईरान के साथ नहीं भी खड़े होते, लेकिन अगर इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते इसराइल और ईरान के साथ, तो शायद ये दिक्कत फेस नहीं करते हम। नहीं, आप दो चीजों को डील करें। एक तो ईरान को आप इंडिया से जोड़ें, ठीक है, ईरान ने ईरान के प्रति जो हमारी 70-75 साल की जो एक पॉलिसी थी, उसमें परिवर्तन आया है। आप खोल करके कि ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे खड़े हुए हैं, परंतु बातचीत हमारे साथ अभी भी हो रही है। और रोज देखते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं हमने बात की है। आज किसी अखबार में लिख दिया कि जो ऑयल डिप्लोमेसी हो रही है वो कोई प्राइवेट पार्ट चला रही है, इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है किस्म से, उनके तो माध्यम से नहीं हो रही है। और ट्रंप ने कह दिया देखो रिलायंस जो है हमारे $300 बिलियन वहां खर्च करेगा। उसके बाद आपने उनको परमिशन दे दी है अमेरिका ने। दोनों में कनेक्शन है कि नहीं मैं नहीं जानता इस बात को, परंतु आपके मैंने कि ईरान के अगर साथ भी नहीं, ईरान ने बाकी अरब देशों पे आक्रमण क्यों किया?
क्योंकि वो इतना साथ तो नहीं दे रहे थे ओपन, जितना हमने एकदम पॉलिसी इजराइल के साथ जाके खड़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, जाना चाहिए था कि नहीं जाता, ये हो सकता है। तो ईरान जो है वो अटैक कर रहा है अमेरिकन जितने भी एलाइज हैं उनके ऊपर। इंडिया उसका एक्सीडेंटल विक्टिम हो गया कि हॉर्मुज से तो सारे पाइपलाइन वहां से आते हैं, चाइना का आप कह रहे हैं, रशिया का जो कह रहे हैं, चाइना का वहां से तेल कितना जाता है कोई पता नहीं है, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं, पर हमारा तो 80% आ रहा है वहां सारा का सारा। तो अगर हम नहीं भी उनके साथ खड़े भी होते तो वहां से जाने के लिए सेफ पैसे जो है उसकी गारंटी क्या है किसी की? अब उन्होंने कह दिया कि हम देंगे, अब आज कह रहे देंगे, कल कहते हैं नहीं देंगे, इंडियन सरकार कहती है, कह रही है कोई हमारे को पता नहीं है, 2 जहाज आगे आए हैं, ऐसा आज अखबारों में छपा हुआ है। परंतु ईरान के साथ खड़े होने के साथ भी क्या हमारे को यहाँ से आने देते कि नहीं आने देते, क्योंकि क्या हो रहा है कोई पता नहीं, कि हमारे फ्लैग्स लगा के वहां से जहाज, 20 जहाज हमारे वहां लगता है खड़े हुए हैं जो लेकर के आना है, अभी तक 2 ही वहां से निकले हैं। तो अगर परमिशन दे दी है उन्होंने, जैसे अनाउंस किया है, और अमेरिका ने अनाउंस कर दिया हमने तो परमिशन दे दी, और किसने परमिशन कौन देगा वहां? ये अमेरिका देगा, ईरान देगा, ये भी क्लियर नहीं है। ट्रम्प साहब ने कह दिया मैंने परमिशन दे दिया, वहां से ले सकते हैं रशिया से तेल, रशिया से ले सकते, लाओगे कैसे आप, वहां से लाना है आपको? तो ईरान के डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स दोनों को जुड़ के ईरान का उद्देश्य बड़ा क्लियर है, जितनी भी इकोनॉमिक पावर्स हैं जो डिपेंड करती हैं उनको अटैक करिए, उनकी इकोनॉमिक्स को अटैक करिए, दुबई को अटैक करिए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो बन रही है उसको अटैक करिए, बहरीन को अटैक करिए, ताकि जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं उनकी इकोनॉमी को खराब करिए, उससे जो है कि वो हट जाएंगे, ताकि हम बेसिस जब वहां से खत्म हो जाएंगे इकोनॉमिक बेसिस, तो हम उसकी वजह से हम जीत पाएंगे, ऐसा उनकी स्ट्रेटेजी है। तो इंडिया को उसके अंदर कहाँ खड़ा होना है कि इंडिया न 3 में न 13 में, हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। हम तो सिर्फ ये है कि हम कह सकते हैं कि आपके साथ हैं, आप यहाँ यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, उसके इंडिया ने ईरान के खिलाफ वोट दिया, और ब्रिक्स में सारे के सारे 5 से 6 लोग हैं, उसमें बाकी हमारे खिलाफ है, हम ही के लिए खड़े हैं इसराइल के साथ। तो हमारी पॉलिसी कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन बहुत है कि इजराइल के साथ हम क्यों जुड़े। हो सकता है हमारे को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा हो ऐसा, जो हम डिस्क्लोज नहीं करते नेशनल इंटरेस्ट में, इजराइल से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है, ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हो जो हमारे को आगे पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई करनी है उसके लिए यूज हो रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण, ऐसी मजबूरी जरूर रही होगी प्राइम मिनिस्टर की या सरकार की, जिसकी वजह से इतनी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हिंदुस्तान के हुआ है। हम राइट विंग तो हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, परंतु अमेरिका से झगड़ा भी हो रहा है। ये तो होता है ना, जब कपल में लड़ाई होती, कभी बीवी नाराज, कभी हमारे हस्बैंड नाराज, तो ट्रम्प साहब नाराज होते हैं, कभी हम नाराज हो जाते हैं। तो ये उनका मिली जो है कि इसमें एक हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है सर, ये बता दीजिए। तो अब इजराइल को कह दिया आपने फादरलैंड है, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप तो समझ सकते हैं। तो मैं उसके बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि ये तो आपस में, वो कहता है ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, उसके बाद हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगती हैं। परंतु इसमें प्रॉब्लम सारी की सारी है कि हम लोगों ने वेनेजुएला वाला तेल लेना शुरू कर दिया उनसे, हमारी कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है वहां से, जो आपने कॉस्ट की बात उठाई, अभी जो हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो बाकी कंट्री से आता है, जहां से ट्रेवल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्ट ज्यादा कॉस्ट है, और वैसे भी महंगा मिल रहा है। तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी का इकोनॉमिक कंसिडरेशन के साथ कहीं कनेक्ट बैठ नहीं रहा है, देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड एक्चुअल डिप्लोमेसी। क्यों बातचीत ईरान के साथ रोज हो रही है, ईरान ने मासी जहाँ बैठे हैं उनके एम्बेसडर के साथ बात भी होती है, खुमनैनी के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी बात हो रही है, परंतु अंत में ये है कि भारत को कोई भी आर्थिक सहायता कहीं से आती दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही। क्या आपका तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, इंदिरा गांधी के बाद की सारे प्राइम मिनिस्टर्स को आपने देखा है, ये जो हमारी विचारधारा, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो शिफ्ट दिख रहा है, जिसको लोग कह रहे हैं कि हम सीधे जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं और हम इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं, क्या ये शिफ्ट आप उचित मानते हैं? और क्या जो परसेप्शन बन रहा है कि भारत ने अपनी सॉवरेंटी को दरअसल मॉर्टगेज कर दिया है, क्या ये आरोप उचित है? मैं नहीं, मैं इसको नहीं कहूंगा, और ये तो नहीं कहूंगा, परंतु सवाल शिफ्ट तो हुआ है, ये ऑब्वियस है। पर अब ये इजराइल के साथ 1900 नेहरू के जमाने में शुरू हो गई थी बातचीत, आपको पता है, आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स भी हैं। नरसिम्हा राव ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था, आपको ये भी कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने कोई फॉर्मल नहीं किए थे, गए नहीं थे, परंतु जब इजराइल को रिकॉग्नाइज करना बनाना, ये कांग्रेस ने शुरू किया, कांग्रेस ने नींव रखी, उसको बीजेपी आगे लेगी, और अटल जी उससे और आगे ले गए कि इजराइल को अपने 2 नेशन थ्योरी वाली बात को खत्म करके नरसिम्हा राव ने 1992 के अंदर इजराइल को रिकॉग्नाइज कराया, उसके बाद चलते ही आगे से बातें। तो इसलिए आप ये कहें कि ये उनकी गोद में बैठ गए, ये बात लगती नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी होती है कि इजराइल को हमने अपने साथ लेकर के चलना है। और ये अब ज्यादा हो गया कि अब वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, मैं क्योंकि शिफ्ट क्या हुआ, डोमेस्टिक कंपल्शन,
पहले कांग्रेस पार्टी थी जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोटों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती रही थी पिछले 60-70 साल से। वो उसी खेल में खेलती रहती थी। उनको लगता था इससे मुस्लिम को नुकसान हो जाएगा। एजम्पशन था उनका, अज्यूम थ्रेट था कि अगर हम इसराइल के साथ जाएंगे तो हमारे वोट कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो इसराइल के नजदीक जाते भी रहे पर नहीं गए। परंतु जब से बीजेपी आई है तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मुस्लिम वोट ठीक है, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होंगे। उनको लगता है खुमनैनी जो है वो जो रिप्रेजेंट करता है वो भी शिया है पर सुन्नी नहीं है। अब अटैक सुन्नी देशों के ऊपर ज्यादा हो रहा है। तो मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से शिफ्ट किया है कि बीजेपी को लगता है कि मुस्लिम तो वोट देते नहीं है उनको, तो हम जाए क्यों। तो देर इज नो डोमेस्टिक कंपल्शन नॉट टू गो फॉर इजराइल। इनफैक्ट ये लगता है कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इजराइल के साथ जाना जरूरी है। आप इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में डालेंगे तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो ब्रॉडर हिंदुत्व पॉलिसी में फिट बैठता है कि हम इजराइल के साथ दिखाई देंगे। तो हमारे यहाँ हिंदू वोट जो है इजराइल को मानता है, उनकी सब चीजों को मानता है। इसलिए जो हिंदुत्व कंसोलिडेशन हम देश में कर रहे हैं उसकी वजह से हम इजराइल में जाएंगे। तो हमारे को लगता है इंटरनेशनल लेवल में भी हम हिंदुत्व फिलोसफी फाइल कर रहे हैं विच इज पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी नाउ। तो ये नहीं है कि हम इंटरनेशनलिस्ट बन रहे हैं, ग्लोबलिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट हैं। वो कहते हैं मागा फर्स्ट, मैं कहता हूँ इंडिया फर्स्ट। दैट इज व्हाट अमीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं मेरे को लगता है कि पार्ट ऑफ मोदी कमिटमेंट टू हिंदुत्व नेशनलिज्म। और उनको लगता है कि पाकिस्तान से झगड़ा इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग से दुश्मन है। पाकिस्तान से झगड़ा इसलिए नहीं है जैसे चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर है, पर पाकिस्तान के झगड़ा सिर्फ ऑन रिलीजियस लाइन है, कम्युनल लाइन्स के ऊपर है, वो खत्म हो नहीं रहा। कश्मीर हमारा कर दो कि मुस्लिम लोग हैं। तो पाकिस्तान से इंडिया की लड़ाई एक ऐसा सिंबल बन गई है जो मुस्लिम वर्सेस वेस्ट को बना दिया है। उसमें इजराइल फिट बैठता है हमारे साथ। और ईरान क्योंकि टेररिस्ट का अड्डा बना हुआ है, वहां से देश टेररिस्ट पैदा होते हैं। और वहाँ एटमी उनके पास पावर है, जैसे आज उन्होंने कहा कि टेस्ट किया, किसी ने कहा कि टेस्ट भी किया है। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो मेरे को लगता है कि इन इन प्रमोटिंग हिंदुत्व नेशनलिज्म इजराइल के साथ जाना, और ट्रंप जो है एक किस्म से लोकल मोदी है वहां पर, उनका भी वहां की बड़ी इंडस्ट्री के साथ बड़ी अच्छी सी दोस्ती है। वो भी मागा फर्स्ट, मार्का फर्स्ट आ रहा है। उनके यहाँ अमेंडमेंट आ रही है, देखा आपने, सेव इंडिया सेव अमेरिका का एक अमेंडमेंट आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर की वोट। तो वो सारी चीजें वही कहें जैसे मोदी जी ने यहाँ पर किया वो वहां पर कर रहे हैं। तो उनका आइडियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। तो उसको आप कहें कि एक आप जैसे कई हमारे यहाँ हैं लेफ्ट के लोग हैं, लिबरल जर्नलिस्ट हैं, एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। और थोड़े जो नॉन लिबरल हैं वो दूसरों के साथ पाए जाते हैं। ये एक सोशल एडजस्टमेंट होती है। तो उससे आप इंटरनेशनल में जो आपकी सेम आइडियोलॉजी है, इजराइल की भी हुई है, अमेरिका भी हुई है, इंडिया भी हुई है, चाइना ग्रेट, चाइना किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देता। चाइना हमें कम्युनिस्ट देता है परंतु चाइना फर्स्ट और किसी और का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देता। तो आप नहीं कहेंगे गोदी में बैठ के, पर ये जरूर है कि मोदी जी ने डिसाइड कर लिया कि हमारे साथ कौन है जो हिंदुत्व को, नेशनलिज्म को आगे बढ़ा सकता है और हमारे को टेक्नोलॉजी दे सकता है। हमारे को वहां से टेक्नोलॉजी इजराइल से आ रही है, अमेरिका से सारी चीजें आ रही हैं, तेल भी आ रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट भी वहां से आ रहा है। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हम अमेरिका से करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं। तो आप उसमें देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से इंडिया और अमेरिका की ज्यादा हो सकती है। ईरान से क्या मिलेगा, तेल ही मिलेगा और कुछ नहीं। हाँ, बट एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि सर दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखें तो इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप दोनों की जो लोकप्रियता है वो बहुत कम होती जा रही है। यहाँ तक कि मैंने अभी आज का जो सर्वे देखा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब पैलेस्टाइन को लेके लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। 41% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं वो पैलेस्तीन के साथ है और 37% इजराइल के साथ है। पहले ये आंकड़े उल्टे हुआ करते थे, लोग इजराइल के साथ ज्यादा रहते थे और पैलेस्तीन के साथ कम रहते थे। तो और नेतन्याहू व्यक्तिगत तौर पर, ट्रंप व्यक्तिगत तौर पे, दोनों की जो लोकप्रियता है या जो इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में क्या मोदी साहब को ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े होना क्या लॉन्ग टर्म ग्लोबल डिप्लोमेसी में पर्सपेक्टिव में उचित होगा? नहीं, आप दोनों को अलग से, नेतन्याहू इज नॉट इजराइल, ट्रंप इज नॉट अमेरिका। इंडिया में तो मोदी अभी इंडिया है कि सारा का सारा उनके साथ है। पॉपुलैरिटी जो ट्रंप की थी जब चुने गए थे तब भी वहां पर पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी। उनका स्टेट जीता जिस तरह से जीते आप सबको पता है। वो ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम, अभी इलेक्शन में ड्यू नहीं है वैसे तो पॉपुलैरिटी का असर उनके ऊपर, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से बदल रहे हैं उनको पॉपुलैरिटी का, उन्हें अगली बार इलेक्शन लड़ना नहीं है।
ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट पॉपुलैरिटी क्या है। उनका एजेंडा है कि मेगा फर्स्ट, यानी कि अपना ट्रम्प फर्स्ट, हर चीज ट्रम्प से जुड़ी होती है उनकी। नेतन्याहू की पर्सनल इमेज बहुत खराब है, करप्ट प्राइम मिनिस्टर उनको बोलते हैं लोग। उन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया वहां पर, और इलेक्शन वहां पर ड्यू है। उनको लगता है इस तरह के नेशनल एंगल, इजराइल जो पॉलिसी उनकी है, इजराइल उनके साथ खड़ा है। तो इसलिए आप ये कहे कि नेतन्याहू के नहीं खड़े हैं, नेतन्याहू पर्सनल फ्रेंड है मेरे। आप मोदी जी को जानते हैं भी, जो भी नया आएगा इजराइल के साथ दोस्ती है, इजराइल की आइडियोलॉजी के साथ दोस्ती है, इजराइल की इंस्टीट्यूशन के साथ हमारी दोस्ती है। तो इंडिया इज कमिटेड, मोदी इज कमिटेड टू इजराइल, नॉट नेतन्याहू। लेट अस बी वेरी क्लियर। और नेतन्याहू हट जाते हैं तो मोदी थोड़ी ना बदल जाएंगे, इजराइल थोड़ी ना बदल जाएगा, वो पैलेस्टीन से दोस्ती कर लेगा या ईरान से दोस्ती कर लेगा। जो पहली वाली गवर्नमेंट थी, जब अटैक हुआ, ओबामा थे, ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो ओबामा थे ना। दूसरे कंट्री जब अटैक शुरू, जब उनको हॉस्टेज रखा गया था, तो रिपब्लिक ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी ना थी वहां पर। तो इजराइल तो आइडियोलॉजिकल फाइट है, उसको हमने डी न्यूक्लियराइज करना है, उनके न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करना है। उनकी जो पॉलिसी रही है वो अमेरिका की कांस्टेंट पॉलिसी है। पर जिस तरह से अटैक हो रहा है उसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन हो सकता है। इंडिया में पब्लिक ओपिनियन, मेरे को लगता है जिस तरह ट्रंप ने अटैक किया ईरान के ऊपर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल नहीं है। आप रजीम चेंज करना चाहते हैं, अपने यूज से यूज करिए, पर आप तो इनोसेंट बच्चों को थोड़ी ना मार देंगे स्कूल के जाकर के। तो आपका जो नैरेटिव है कि उनको इनसे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करिए, उनका इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका जो कर रहा है या इजराइल जो कर रहा है, मेरे डोमेस्टिक एजेंडा जो हिंदुत्व का है उसके अंदर फिट बैठता है कि नहीं बैठता। उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट हम दे रहे हैं इस वक्त, दैट इज मच मोर देन द फ्रेंडशिप। पर लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इतना सारा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। जैसे अभी आपने कहा, मेरे को लगता है इंपोर्ट हम 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। अगर यही चलता रहा, अब पैसा कौन बना रहा है? वर्ल्ड की 10 डिफेंस इंडस्ट्री जो हैं, रेथियन से लेकर के, उनके शेयर 30 से 38% पिछले 2 महीने में बढ़े हैं। और जब से वो कंपनी सेटअप हुई है, उनका कभी शेयर नीचे गया ही नहीं। तो वर्ल्ड वार, मैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ इस मामले में, कि वर्ल्ड वार कराने वाले, फैसला करने वाले डिफेंस की इंडस्ट्री हैं। वो डिसाइड करती हैं कि वार कहाँ बंद करना है, कहाँ शुरू करना है। उनका माल बनता रहता है, उस हिसाब से वो बनाते रहते हैं कि हमने अगले साल वहां पर माल बेचना है तो यहाँ हटाइए यहाँ से। तो यूक्रेन में क्या हुआ, हो रहा है कि नहीं वार हो रहा है, किसी को पता भी नहीं। एक कॉलम की सुनी नहीं छपती अब। और यूक्रेन के लेकर थे, हम मिसाइल देंगे वहां जाकर के इजराइल को या डिफेंड करने के लिए आप जाकर के देंगे। तो वॉर इज नॉट डिसाइड, वॉर इज डिसाइडेड फॉर इकोनॉमिक रीजन, डिक्टेटेड बाय पीपल हु आर नॉट स्टेक होल्डर। पर सर ये बताइए कि ये जो देश में इसको लेके पॉलिटिक्स हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये आपने पहले कहा था, राहुल गांधी ने कुछ कहा कि कुछ आपने स्टेटमेंट दी, राहुल गांधी ने, मैंने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो संविधान सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, उस पर उन्होंने जाके कहा काशीराम के मौके पे कि राहुल की प्रधानमंत्री साइकोलॉजिकली हार गए हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर वो हार गए हैं। बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वो अदानी कंपनी में है, और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं, कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। साथियों, आज मैं सिलचर से असम को सावधान सतर्क भी करना चाहता हूं। आपने कांग्रेस को असम से बाहर किया, आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। अब निकट भविष्य में कांग्रेस खुद के पराजय के इतिहास की सेंचुरी मारने वाला है। हार की हताशा से भरी कांग्रेस ने
देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने में जुट गए हैं। पूरे देश ने कांग्रेस के इस भोंडे और भद्दे प्रदर्शन की आलोचना की, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस का शाही परिवार है वो इस कांड को भी अपना मेडल बता रहा है। देश को बदनाम करने वालों की वाहवाही कर रहा है। ऐसी कांग्रेस जो देश की विरोधी हो, वो किसी राज्य का भला नहीं कर सकती। कि हार गए हैं तो हार और जीत तो चुनाव डिसाइड करता है। सवाल है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तीनों में पता लग जाएगा 4 में क्या कांग्रेस क्या करती है उसके अंदर। कि इन तीनों स्टेट में केरला को छोड़ के बाकी कांग्रेस कहीं है ही नहीं, रेलेवेंस ही नहीं है उसका कांग्रेस का कई बार। तो वो तब देख लेंगे। पर राहुल गांधी को न्यूज में मैंने शुरू से कहा, सुर्खियों बनने के लिए, जैसे तुम्हारे दोस्त केजरीवाल हमेशा मोदी को अटैक करते थे, साइकोपैथ भी बोल दिया था उन्होंने किसी तरीके से उनको, तो आपको याद है। तो केजरीवाल ने साइकोपैथ जब मोदी को बोलते, ये उससे भी ज्यादा बोल देते हैं। अब पार्लियामेंट में हंगामा रोज होता रहता है और मोदी जी भी उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। मैंने कई बार कहा कि राहुल गांधी अगर आजकल पॉलिटिकली पॉपुलर है, नंबर 2 है, वो बीजेपी की वजह से ज्यादा है, अपनी वजह से ज्यादा नहीं है। कि उसकी सक्सेसफुल, तो उसके सक्सेस करने के लिए क्या दिखाने के लिए उसके पास अभी तक तो कुछ है नहीं। 99 सीट लेकर के आ गए, परंतु उन्हें ट्रैक लग रखा है कि अपने आप को पॉलिटिकल नेता का सक्सेस लाइज इन बीइंग इन न्यूज। उस मामले में राहुल गांधी बहुत सक्सेसफुल है। केजरीवाल सक्सेसफुल है, उसमें राहुल गांधी सक्सेसफुल है। एक आपके दोस्त पीके जो कहते हैं वो आज कभी किस पार्टी में है, कभी किस पार्टी में वो बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में। वो मेरे दोस्त नहीं है सर, वो मेरे दोस्त नहीं है बिल्कुल। तो उनका क्या है, बिजनेस टेक्नोलॉजी में है या कहीं पार्टी में है। अभी वो कांग्रेस में दोबारा जाके कंसल्ट करे। अखिलेश को भगवान भला करे उनका कि उनको कुछ सफलता मिल जाए, तो उन्होंने रख लिया उसको। पर सवाल ये है कि मैं पहले से कह, राहुल गांधी जो कहा है कि साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, जो उसकी इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये है कि ईरान के मामले में आपकी डिप्लोमेसी नहीं चली, क्योंकि बड़े प्लेयर इन्वॉल्व में जिसका अपना रोल है ही नहीं। आपके कहने से इसराइल ने बंद नहीं कर दिया, आपके कहने से ईरान ने कुछ बंद नहीं कर दिया, आपके कहने से माय फ्रेंड ट्रंप ने कुछ नहीं किया। तो उसमें वजह से ये हो सकता है कि आप सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर डिप्लोमेसी में, जो आप विश्व गुरु की बात कर रहे थे, उसमें हो सकता है कहीं डाउन का पड़ा हो डेंट के अंदर। परंतु राहुल गांधी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी हिमसेल्फ इज नॉट ए प्लेयर इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ज्यादा प्लेयर नहीं है अभी। तो राहुल गांधी एक ट्रैक पे चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स उनकी है। आई एडमायर हिम फॉर हिज कंसिस्टेंसी। पहले पॉलिटिशियन है जो कंसिस्टेंसी कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, जो कहते हैं उसी पर अड़े रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में पे करेगा उनको। तो इसलिए राहुल गांधी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राहुल गांधी के कॉग्निजेंस ले, उन्होंने कहा नेहरू होते तो उनको बना देते, काशीराम को मुख्यमंत्री बना देते, तब बनाते जब काशीराम होते उस वक्त, और दूसरा वो उनकी पार्टी में होते। मतलब कुछ भी बोल देते वो। बेसिकली दलित वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं ना। वो बोल तो सकते थे कि मायावती को देखिए, मायावती होती तो हम उनको बनाते। हाँ, तो लेकिन मायावती अलग पार्टी है। मायावती को तो बीजेपी ने बनाया ना, कांग्रेस ने तो नहीं बनाया। कांग्रेस ने मुलायम सिंह को बनाया था। जब वीपी सिंह सरकार गिराई थी तो वीपी सिंह की हटाकर मुलायम सिंह को बनाया था। और तब मेरी बात भी थी, मुलायम सिंह को लगता था कि कांग्रेस उन्होंने कहा था मेरे को कांग्रेस मेरे को गिरा देगी। मैंने कहा पर गए क्यों तुम? तो मायावती जब बनी तो मेरे को पता कैसे हुआ। मायावती गई, अडवाणी के घर में गई, अटल जी के घर में गई, गाड़ी में किसी और की गई, तो मैं वहां बैठा हुआ। तो ये तो पॉलिटिकल कन्विक्शन था ना, ये तो कन्वीनियंस थी। मोदी तो वो मायावती उसे बीजेपी से बनना चाहती थी, तो पहला दलित चीफ मिनिस्टर अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने दिया तो बीजेपी ने दिया अलायंस के अंदर, उसके बाद तो बना नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी ने जाकर किया, इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन के दृष्टि से आप अपने वर्ड, अभी तो हमारा कंसंट्रेशन ये कि अपनी अर्थव्यवस्था को बचाएं कैसे। सबसे बड़ा, इससे बड़ा बिगेस्ट एवर थ्रेट, आर्थिक, हमारी अर्थव्यवस्था के सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इससे निकलना जरूरी है इस वक्त कि कैसे निकलेंगे, कि ऐसी जगह अटैक किया है जहां पर हमारी हर चीज अफेक्ट होती है। हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, रेडी वाले जो हैं वो सब सड़क पे खड़े हैं, खाना बनाना बंद कर देंगे।
तो अब बहुत बड़ा क्राइसिस देश को घेरने वाला, इसको सॉल्व करना जरूरी है। अभी हम समझ जाएंगे तो हो जाएगा, और परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रहने वाली है वहां। आपको डोमेस्टिक जो है सप्लाई, जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात प्राइम मिनिस्टर ने 10 साल पहले शुरू की थी, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी में आप चाहे चूज कर रही है, वो सोचते बहुत आगे हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन जब नीचे आता है तो वो बिल्कुल उनको ब्यूरोक्रेसी, उनके बाकी लोग सब समाप्त कर देते हैं। कि एनर्जी सबसे हमने इंपॉर्टेंट किया, सबसे आगे लोगों को लेकर के आए, एनर्जी के बारे में इंटरनेशनल मीटिंग्स किया आपने, इंटरनेशनल लीडर्स को यहाँ पर बुलाया, पर नेट रिजल्ट आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि हॉर्मुज अगर बंद हो गई तो तो हमारे क्या देश होगा? के ऊपर तो दूर की एक तो क्या इक्वल डिस्टेंस नहीं रखते कि इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी हम इतना गलबैया नहीं करते इजराइल के साथ, तो शायद आपने कहा ना कि डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स में एक डिस्कनेक्ट सा दिखाई पड़ता है। क्या वो इस वजह से है कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ हो गए? अगर हम इजराइल और ईरान दोनों को साथ लेके चलते, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते, तो इकोनॉमिकली ज्यादा बेहतर होता। नहीं, आप ये कह रहे अब तो देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हुए कहते थे कि इसका फायदा ये करते तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या नुकसान हुआ। अब मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में उनको हॉर्मुज बंद हो जाएगा, स्टेटस से नुकसान होगा कि हमारा इमीडिएट कॉस्ट तो वही है प्रॉब्लम का। मैंने पहले कहा कि आइडियोलॉजिकली कमिटेड हैं हम लोग। क्या आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना है शॉर्ट टर्म गेन के लिए? आपका ऊपर ग्लोबल विजन क्या है कि नेशनलिज्म, जिसको मैं हिंदुत्व यहाँ कहते हैं ये लोग, उसको स्ट्रांग करना है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इंडिया फर्स्ट को स्ट्रांग करना है। उसके लिए अगर थोड़े 1-2 महीने के नुकसान इंडिया में होगा, उसको हम टॉलरेट करें कि नहीं, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले आपने देखा था वो नैम बना था, नॉन अलाइंड, मिसेस गांधी ने बनाया था दिल्ली के अंदर 1982 में, मिशन खत्म हो गया। क्या हुआ उसका? सार्क आपका है, सार्क का नाम सब बोलता ही नहीं कोई। ये जितने भी इंडिपेंडेंट आपने बनाए थे ब्लॉक्स, वो सारे ब्लॉक्स बिखर गए हैं। यूनाइटेड नेशन टोटल फेल हो गया है उसकी। आपने G2 बनाया, G7 बनाया, G5 बनाया, ब्रिक्स बनाया, पता नहीं क्या क्या बना दिए। बायलैटरल इंस्टीट्यूशन इतनी है, जिसे मल्टीलैटरल भी हैं, बायलैटरल भी हैं, जिसको दांत शूट करता है वो वैसी बात करता है। दो देशों के आपस में G2 की मीटिंग होती है, डिफेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक मिनिस्टर आते हैं, कहीं पर आशियान बना रखा है आपने। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्यूट्री आप रह ही नहीं सकते, जिस तरह सिचुएशन अब है, जहां आप जुड़ गए एक दूसरे के साथ, डिपेंडेंस इतनी हो गई है, चाहे टेक्नोलॉजी हो। आज आपका गूगल बंद कर दे कुछ, तो क्या होगा? यू कैन इमेजिन, ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। तो जब आपकी इतनी डिपेंडेंस होगी एक दूसरे के साथ, थोड़ी देर के लिए आपका व्हाट्सएप बंद हो जाता है, लोग परेशानी हो जाती है। क्या हो गया? विदेश कट गया, कट रहा है। जब नहीं था तब भी होता था। तो इतनी डिपेंडेंस होगी हर चीज के ऊपर, उसमें ईरान कहीं फिट बैठता ही नहीं है। इजराइल फिट बैठता है। अब एक आखिरी सवाल आपसे, जी। आखिरी सवाल एक कि जो प्रधानमंत्री जी विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, इसकी वजह से पैनिक हो रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष तो अपना काम करेगा। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। इस समय कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाए, लेकिन कांग्रेस देश हित के इस महत्वपूर्ण काम में भी फिर एक बार फेल हो गई। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए, और उसके बाद कांग्रेस भर भर कर मोदी को गाली दे। विपक्ष का काम है अपनी बात करना। अब और प्राइम मिनिस्टर का जवाब देना उनका एग्रेसिव हमेशा ये आता है कि हमेशा कई बार देख रहे हैं हम, नैरेटिव सेम है। जो भी आप कहोगे, राहुल गांधी का ये काम है, जो भी मोदी कहेंगे गलत है, और मोदी जी का ये है कि जो भी आप कहेंगे एंटी नेशनल है, ये हमारे खिलाफ है। तो उसमें नैरेटिव पिछले 10 साल कोई बदला नहीं है कि जो भी राहुल गांधी पब्लिक की बात उठा रहे हैं, दिखाई देता है लाइन में लोग खड़े हैं, सब देखे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ऑपोजिशन के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं।
और सरकार का जवाब देना बनता है कि आपने पार्लियामेंट में देखा, जब कोई भी राहुल गांधी जवाब उठाता है, उसका क्वेश्चन का जवाब तो बीजेपी वाले देते नहीं, वो उल्टा सवाल शुरू हो जाते हैं। तो देश के अंदर जो डायलॉग अब शुरू हुआ है, पॉलिटिकल डायलॉग, इट इज नॉट बिटवीन वन डायलॉग वर्सेस काउंटर डायलॉग, इट इज नॉट बिटवीन वन नैरेटिव वर्सेस काउंटर नैरेटिव। इट इज ये कि मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा नहीं और तुम ऐसे मेरे सवाल मत पूछिए। दूसरी तरफ ये कि हम तो जो बोलेंगे आप उसको सुनिए, नहीं सुनते वॉकआउट कर जाइए। तो ये कम्युनिकेशन ऑपोजिशन का टर्म्स, डेमोक्रेसी की टर्म्स ऑफ डायलॉग है, वो बिखरते वन वे होते चले जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी बेहतर से जो हमारे यहाँ वीक होती चली जाती है, ये सेंटर से शुरू होती है, हर स्टेट लेवल पे हो रही है जी। नो डायलॉग बिटवीन ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी। ये जो सिस्टम बन रहा है, दिस इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी। तो इसलिए उसमें आप चेंज पाएंगे नहीं कि राहुल इतने जिद्दी हैं, मोदी उससे ज्यादा जिद्दी हैं। पर मोदी के पास दिखाने के लिए है कि मैं 30 बार इलेक्शन जीता हूँ, मैंने 15 देशों के अंदर बीजेपी सरकार बनाई है, मेरे पास सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। राहुल गांधी के पास दिखाने के क्या है? तो इसलिए पीपल विल बिलीव मोदी मच मोर देन हिम बिकॉज़ ही हैज अ सक्सेसफुल रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। कैसे जीते, क्यों जीते, देयर कैन बी डिबेट ऑन दैट कि उनके पास पैसा ज्यादा है। राहुल गांधी ये भी बोलेंगे हमारे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं था, कांग्रेस पार्टी अमीर होती तो पता नहीं क्या होता, ऐसा भी कुछ बोला उन्होंने उस दिन। तो राहुल गांधी हैज टू प्रूव हिमसेल्फ बाय इलेक्टोरल सक्सेस रादर देन वोकल कार्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।